नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से आप सबका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 527वां एपिसोड है जिसका नाम है भूले बिसरे सटीक योग। दोस्तों, समय के साथ हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। जैसे जब भी कोई जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वहां से लेकर 5 साल तक का उसे कुछ भी याद नहीं होता। इसका कारण उस समय जीवात्मा ने जो शरीर धारण किया है, उस शरीर का दिमाग इतना सक्रिय या विकसित नहीं हुआ था। उस समय का किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र के बीच की कुछ धुंधली यादें हमारे जहन में मौजूद रहती है। जब जवानी की दहलीज पर हम कदम रखते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। हमें सब कुछ याद रहने लगता है। मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। यदि शरीर में दिमाग ही ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। हमारे शरीर में 2 दिमाग है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े दिमाग पर गुरु का अधिकार है और छोटे दिमाग पर बुध का अधिकार होता है। बड़ा दिमाग हम सो जाते हैं तो वह भी सो जाता है, जबकि छोटा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। रात को पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए छोटा दिमाग ही हमें नींद से जगाता है। गुरु ज्ञान का संग्रह दिमाग में करता है और बुध हमारी बुद्धि है। कौन सा ज्ञान या जानकारी भविष्य में काम में आएगी या नहीं आएगी, इसका एनालिसिस बुध करता है। फालतू जानकारी को बुध डिलीट कर देता है और महत्वपूर्ण जानकारियां डाउनलोड करके वह छोटे दिमाग में सुरक्षित रखता है, ताकि हमारे मांगने पर बुध वह जानकारी तत्काल हमें मुहैया करा देता है। हमारा दिमाग कुदरत की नेमत है। गुरु बुध की युगलबंदी के कारण हमारा दिमाग जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक सक्रिय रहता है। ज्योतिष शास्त्र सीखते समय हमने कुछ पुराने और भूले बिसरे योगों को भी जाना था, जो आज हमारी स्मृति पटल पर उभर आए हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए जानते हैं उन भूले बिसरे योगों को जो सत्य और सटीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे अमर योग को। अमर योग, आपने शायद ही इस योग का नाम सुना हो। आपका लग्न यहां कोई भी हो, कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान केंद्र स्थान होता है। इस केंद्र स्थानों में यदि सभी पाप ग्रह बैठे होंगे या सभी केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसे कहते हैं अमर योग। यहां एग्जाम्पल के लिए हम केंद्र में पाप ग्रह आपको दिखा रहे हैं। आपको शुभ ग्रहों को भी केंद्र में समझ लेना है। जैसे पहले स्थान में हम आपको दिखाएंगे शनि को। आपका लग्न कोई भी हो, पाप ग्रह केंद्र में होने चाहिए बराबर। या तो सभी पाप ग्रह केंद्र में होंगे या सभी शुभ ग्रह केंद्र में होंगे, तब अमर योग बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमने शनि पहले दिखाया है लग्न में। चौथे हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। ये भी एक पाप ग्रह माना जाएगा। और सूर्य के साथ होंगे राहु। और सप्तम में हम आपको दिखाएंगे मंगल को। और 10वें स्थान में होगा केतु। यहां एग्जाम्पल कुंडली में हमने पेश की है। ये कुंडली एग्जाम्पल है,
इसमें कोई लग्न नहीं दिखाया है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी पाप ग्रह केंद्र में होने चाहिए। ये पाप ग्रह आपकी कुंडली में उलट सुलट भी हो सकते हैं। शनि की जगह मंगल, मंगल की जगह शनि, या सूर्य की राहु की जगह केतु भी हो सकता है, और केतु की जगह राहु भी हो सकता है। और इसी तरह शुभ ग्रह भी होंगे केंद्र में, पाप ग्रह एक भी ना हो और सभी शुभ ग्रह केंद्र में आ जाएंगे, तब भी योग बनेगा अमर योग। इसे अमर योग कहते हैं। इसी तरह पाप ग्रह की जगह सभी शुभ ग्रह भी आपको कुंडली में केंद्र में हो सकते हैं, तो ऐसा इस योग को अमर योग कहते हैं। अमर योग वाला जातक क्रूर स्वभाव का होता है। वह ऐश्वर्यवान और राजा समान सुख भोगने वाला होता है। वह धन वैभव युक्त जीवन बिताता है। आइए अमर योग के बाद एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। अमर योग के बाद अब जानेंगे एकावली योग को। यह योग भी आपके पढ़ने या सुनने में नहीं आया होगा। यह योग कैसे बनता है, आइए इसे भी जानते हैं। कुंडली में आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। लग्न से लेकर सप्तम स्थान तक एक एक सिंगल ग्रह होने चाहिए। इसमें राहु केतु को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी राहु केतु किसी भी स्थान में हो सकते हैं, तो इस राहु केतु पर आपको ध्यान नहीं देना है। राहु केतु किसी भी एक ग्रह के साथ युति बनाएंगे, ऐसा आपको समझ लेना है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। एकावली योग की शुरुआत हम बुध को लग्न में दिखाकर करेंगे। लग्न में होगा बुध। दूसरे स्थान में हम दिखाएंगे आपको सूर्य को। तीसरे शुक्र होगा। चौथे गुरु होगा और पंचम में होगा चंद्र। छठे दिखाएंगे हम आपको शनि को और सप्तम में हम आपको दिखा रहे हैं मंगल को। यहां लग्न से लेकर सप्तम स्थान तक सभी स्थानों में सिंगल ग्रह मौजूद है। यह सिंगल ग्रह उलट सुलट भी कहीं बैठे हो सकते हैं। इसे एकावली योग कहते हैं। ऐसा योग जातक को धनवान बनाता है। वह धन वैभव का सुख जीवन भर हासिल करता है और सुखी बनता है। चलिए एकावली योग के बाद एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, क्योंकि आज हम जान रहे हैं भूले बिसरे योग, जो ज्योतिष शास्त्र में मौजूद है लेकिन उतने प्रचलित नहीं है, फिर भी उनका फल मिलता हुआ देखा गया है। अगला योग है श्री मुख योग। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, आपके लग्न में गुरु बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं गुरु को, जो लग्न में बैठा है, लग्न आपका कोई भी हो, और नवम स्थान में भाग्य में शुक्र होगा। लग्न में गुरु और नवम स्थान में शुक्र बैठा हो, और दसम कर्म स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। सूर्य यहां दसम में है। तो इस योग को गुरु लग्न में हो, शुक्र नवम में हो और दसम में सूर्य हो, तो उसे श्री मुख योग कहते हैं। ऐसा जातक कर्मवान बनता है। वह पवित्र विचारों वाला, उदार दिल वाला होता है। उसे भाग्य का साथ मिलता है। उसे राज्य से मान सम्मान भी प्राप्त होता है और वह धनवान और वैभवी जीवन जीने वाला होता है।
आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। अब जानेंगे एक और योग को जिसका नाम है श्री नंद योग। श्री नंद योग के विषय में यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। यहां जिस राशि में हम ग्रह बताएंगे उस राशि को आप ध्यान में रखेंगे। कर्क राशि में यहां गुरु होना चाहिए। ध्यान रहे, लग्न कोई भी हो, गुरु कहीं भी हो, लेकिन वो कर्क में ही होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कर्क राशि में गुरु होना चाहिए। कर्क में गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। हम गुरु को चौथे स्थान में कर्क में उच्च का दिखा रहे हैं और मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ चंद्र होना चाहिए। मीन राशि इस कुंडली में 12वें आएगी, तो उच्च के शुक्र के साथ यहां बैठा होगा चंद्र। ध्यान रहे कि चंद्र शुक्र मीन राशि में ही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थान में हो। तो इसे हमने 12वें दिखा दिया है। और तीसरे या 11वें स्थान में कोई भी पाप ग्रह मौजूद होना चाहिए। तो यहां हम तीसरे स्थान में आपको दिखाएंगे पाप ग्रह को, जो शनि होगा। और 11वें हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। योग फिर से एक बार जान लीजिए कि लग्न कोई भी हो, कर्क का गुरु होना चाहिए और शुक्र उच्च का मीन राशि में चंद्र के साथ होना चाहिए। और आपकी कुंडली में तीसरे या 11वें कोई भी पापी ग्रह बैठा होना चाहिए। तो इस योग को श्री नंद योग कहते हैं। ऐसा जातक धनवान, विलासी, भोगी, शांत, गंभीर प्रकृति का होता है। वह सर्वगुण संपन्न, ईश्वर परायण और मंत्र उपासक होता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेंगे। क्योंकि आज हम जान रहे हैं भूले बिसरे योगों को। अब जानेंगे ज्योतिर्विद योग के विषय में। अपने नाम के मुताबिक इस योग में जन्म लेने वाला जातक ज्योतिषी बनता है और वह दूर दूर तक ज्योतिषी के रूप में जाना जाता है। लग्न आपका यहां कोई भी हो, केंद्र स्थान में बुध गुरु बैठे हो, लग्न में गुरु और चौथे बुध हम आपको दिखाएंगे। यहां केंद्र में गुरु और चौथे बुध हमने आपको दिखाया है। धन स्थान में शुक्र हो, और तीसरे स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। तो यहां तीसरे हम आपको दिखाएंगे चंद्र को। चंद्र के साथ कोई भी ग्रह भी मौजूद हो सकता है, लेकिन यहां चंद्र होना जरूरी होगा। तो केंद्र में यहां बुध गुरु है। ये बुध गुरु इन स्थानों में भी हो सकते हैं, लेकिन शुक्र दूसरे ही होना चाहिए और कोई शुभ ग्रह जो यहां हमने चंद्र दिखाया है वो तीसरे होगा। इस योग को ज्योतिर्विद योग कहते हैं। जातक नामी ज्योतिषी बनता है, उनकी भविष्यवाणी सच होती है, वह प्रसिद्धि प्राप्त अवश्य करता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। अब जानेंगे महापातक योग को। महापातक योग तब बनता है जब आपका लग्न यहां कोई भी हो और चंद्र राहु किसी भी स्थान में ग्रहण योग बना रहे हो।
चंद्र राहु को हम दिखाएंगे 11वें स्थान में। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र राहु को हम 11वें स्थान में दिखा रहे हैं। और इस चंद्र राहु पर गुरु कहीं से भी दृष्टि पाप ग्रह के साथ बैठकर डाल रहा हो। यहां गुरु पंचम में शनि के साथ होगा। गुरु का पाप ग्रह के साथ होना बहुत जरूरी होगा, तो इसे महापातक योग कहते हैं। जातक यहां महापापी बनता है और नीच कर्म करता है, उसके हाथों शुभ कर्म नहीं होते, वह पाप की दुनिया में मस्त रहता है। इसका कारण ये होता है कि गुरु जो ज्ञान का कारक है उसके साथ शनि है, और चंद्र हमारा मन है, उसके साथ भी एक पापी ग्रह मौजूद है, राहु। इसी वजह से जातक कोई शुभ कर्म नहीं कर पाता। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, क्योंकि आज हम जान रहे हैं उन योगों को जो आज से पहले आपने न तो इसे पढ़ा होगा और न ही किसी वीडियो में देखा होगा। इसे कहते हैं भूले बिसरे सतीक योग। एक और योग को भी जानेंगे जिसे आम योग कहते हैं। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लग्न में शनि बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं लग्न में शनि को, लग्न में शनि बैठा हो और चौथे स्थान में सूर्य और मंगल का अंगारक योग बना हो। चौथे स्थान में सूर्य मंगल का अंगारक योग बना हो और अष्टम स्थान में राहु बैठा हो। इस योग को आम योग कहते हैं। शनि लग्न में, चौथे सूर्य मंगल और अष्टम में राहु, तब आम योग बनता है। देखा जाए तो ये चारों के चारों पापी ग्रह है और ये योग पापी ग्रहों के द्वारा बनता है। तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक धनहीन बनता है, वह दुखी और चमड़ी के रोग से पीड़ित रहता है, उसे निर्धनता का सामना करना पड़ता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। अब जानेंगे छत्र योग के विषय में। आपका लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम स्थान से लेकर लग्न तक के स्थानों में सभी ग्रह राहु केतु के सिवाय होंगे तो उसे छत्र योग कहते हैं। यहां सप्तम में शुक्र होगा, अष्टम में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को, नवम में बुध होगा और दशम में हम दिखाएंगे चंद्र को। और 11वें होगा गुरु। बारहवें मंगल, और लग्न में हम दिखाएंगे आपको शनि को। इनमें से किसी भी ग्रह के साथ राहु केतु आपकी कुंडली में हो सकते हैं, लेकिन ये इस योग में राहु केतु को शामिल नहीं किया गया है, बराबर। तो ये बात आपको ध्यान में, राहु केतु को यहां नहीं लेना है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। और ये सप्तम स्थान से लेकर लग्न तक ये ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। तो इसे छत्र योग कहते हैं। ऐसा योग जातक की बाल अवस्था और वृद्धावस्था को सुधार देता है, वह सुखी बनता है, वह सरकारी नौकरी करता है या किसी भी तरह सरकार से जुड़ जाता है। तो
इसे छत्र योग कहते हैं, जो हमने आपको दिखाया। ये एकावली योग की तरह ही है। लग्न से लेकर सप्तम तक हमने ग्रह दिखाए थे, एकावली योग, और यहां इस योग को छत्र योग कहते हैं। आइए एक अन्य योग को भी जानते हैं, जितेंद्रिय योग कैसे बनता है, इसे भी जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लग्न में या पंचम स्थान में कोई भी एक स्थान में गुरु होना चाहिए। जैसे गुरु आपकी कुंडली में या तो लग्न में हो सकता है या पंचम स्थान में हो सकता है, किसी भी एक स्थान में गुरु होना चाहिए। और दसम स्थान में चंद्र बैठा होना चाहिए। हमने आपको चंद्र को दिखा दिया है दसम स्थान में, तो चंद्र दसम स्थान में बैठा होना चाहिए। गुरु इनमें से किसी भी एक स्थान में चाहिए, या तो लग्न में या पंचम में, किसी भी एक में गुरु होगा और चंद्र सिर्फ दसम में होगा। तो ऐसा योग अगर बनेगा तो इसे जितेंद्रिय योग कहते हैं। यहां हमने लग्न में और पंचम में गुरु को दिखाया है। गुरु किसी भी एक स्थान में आपको समझना है, और चंद्र दसम में कर्म में हम दिखा चुके हैं, इसे दसम में ही समझना है। ऐसा योग जितेंद्रिय योग होता है, और ये जातक को सर्वगुण संपन्न जितेंद्रिय बनाता है। वह सत्यवादी, सुंदर और 32 लक्षणा पुरुष होता है। वह सुखी और प्रसिद्ध बनता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। अब जानेंगे पात योग के विषय में। यह योग भी कम जाना पहचाना है। लग्न आपका यहां कोई भी हो, लग्न में छठे या आठवें शनि बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शनि को छठे या आठवें स्थान में, और ये शनि लग्न में भी हो सकता है। तो लग्न में शनि छठे या आठवें बैठा हो किसी भी एक स्थान में, हमने लग्न में छठे और आठवें शनि को दिखाया है। आपको किसी भी एक स्थान में इसे समझना है। इस शनि के साथ राहु मंगल भी युति बनाकर बैठे हो। जैसे अब हम राहु और मंगल को भी दिखाएंगे शनि के साथ ही। राहु और मंगल, शनि के साथ राहु और मंगल की भी युति बननी चाहिए। इन्हीं 3 स्थानों में, लग्न में छठे या आठवें, तब बनता है पात योग। यह एक बहुत ही अशुभ योग है। ऐसा योग जातक का धन खाली कर देता है। उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, उसका धन नष्ट हो जाता है, वह निर्धन बनता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ भूले बिसरे सटीक योगों को जाना, जिसका फल आज भी मिलता हुआ दिखाई देता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।